डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर महारुद्र प्रताप सिंह चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह है बीए द्वितीय वर्ष हिंदी का मुख्य एवं गौण पेपर, जिसका पेपर कोड है HNDM 203। पेपर का नाम है हिंदी नाट्य, पेपर कोड है HNDMS 203। इस पेपर के अंतर्गत इकाई 1 की हम बात करने वाले हैं। इकाई 1 का नाम है भारतीय नाट्य परंपरा का संक्षिप्त परिचय। इस इकाई को हमने 2 भागों में विभाजित किया हुआ था। प्रथम भाग की बात हमने कर ली है। आज हम इस इकाई का दूसरा भाग लेने वाले हैं। इस इकाई की रूपरेखा इस प्रकार से है। सबसे पहले उद्देश्य, फिर प्रस्तावना, फिर भारतीय नाट्य परंपरा का प्रारंभ, नाटक की उत्पत्ति, नाट्य परंपरा का क्रमिक विकास, संस्कृत नाट्य परंपरा, फिर अन्य भारतीय भाषाओं में नाट्य परंपरा, जिसमें मराठी नाटक, बंगला नाटक, उड़िया नाटक, गुजराती नाटक, कन्नड़ नाटक और अंत में आएगा सार बिंदु। जैसा कि हमने कहा कि इस इकाई को हमने 2 भागों में विभाजित किया था। प्रथम भाग की बात हम कर चुके हैं अगले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में। तो उसमें हमने उद्देश्य, प्रस्तावना, भारतीय नाट्य परंपरा का प्रारंभ, नाटक की उत्पत्ति, नाट्य परंपरा का क्रमिक विकास और संस्कृत नाट्य परंपरा, इसकी हमने बात की हुई थी। अब दूसरे भाग में हम भारतीय भाषाओं में नाट्य परंपरा की बात करेंगे, जिसमें प्राचीन भारतीय नाटक, मध्यकालीन नाटक, आधुनिक भारतीय नाटक, विभिन्न भाषाओं के नाट्य रूप और भारतीय नाटक की विशेषताएं, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। इस इकाई का उद्देश्य है भारतीय नाट्य परंपरा के बारे में जान सकेंगे, नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई उसे जान पाएंगे, नाट्य परंपरा के क्रमिक विकास को जान सकेंगे, संस्कृत नाट्य परंपरा से अवगत हो सकेंगे, अन्य भारतीय भाषाओं में नाट्य परंपरा से अवगत हो सकेंगे। भारतीय भाषाओं में नाट्य परंपरा, जब इसकी हम बात करते हैं तो भारतीय नाट्य की समृद्ध परंपरा रही है। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि पौराणिक काल से ही भारत में नाटक का अस्तित्व रहा है। नाट्य परंपरा तब से चली आ रही है। रामायण में, महाभारत में, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, बौद्ध काल में, तब से लेकर अब तक नाटक की परंपरा चली आ रही है। भाषा और संस्कृति का प्रभाव, अब कोई भी नाटक लिखा जा रहा है तो साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। तो समाज में जो कुछ भी चल रहा है उसका सीधा प्रभाव साहित्य में भी हमें देखने को मिलेगा। और चूंकि नाटक जो है वो साहित्य की एक विधा ही है, तो नाटक भी समाज या संस्कृति से अलग नहीं रह सकते। तो उस संस्कृति का, वहाँ संस्कृति के, समाज की उस भाषा का प्रभाव नाटक पर हमें देखने को मिलता है। नाटक की उत्पत्ति और विकास किस प्रकार से हुआ, तो संस्कृत नाटक से लेकर आधुनिक नाटक तक जिस प्रकार से क्रमिक विकास हुआ है उसकी हम आज बात करेंगे। प्राचीन भारतीय नाटक, जिसमें संस्कृत नाटक की अगर हम बात करें तो उसमें प्रमुख नाटककार थे कालिदास, जिनकी नाट्य रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। फिर भास, उनकी रचना थी स्वप्न वासदत्ता चारुदत्त। फिर सुद्रक, उनकी रचना थी मृच्छकटिकम। और यह जो नाटक थे, उन्होंने जब नाटक लिखे थे वो धार्मिक और नैतिक संदेश देने के लिए लिखे गए थे। जब मध्यकाल की हम बात करते हैं तो क्षेत्रीय भाषाओं में नाटकों का उदय। अब प्राचीन काल में संस्कृत भाषा में नाटक लिखे जा रहे थे, लेकिन मध्यकाल में जब साहित्य लिखा गया तो उस समय भारत में संस्कृत के अलावा उससे उत्पन्न हुई कई भाषाएं हमारे सामने आ गई थी। हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, बिहारी, अवधी, ये सभी भाषाएं वहां से निकलकर आगे आई हुई थी देवनागरी लिपि से, और वहां से अपना अलग साहित्य निर्माण शुरू हो गया था। तो मध्यकाल, अब हिंदी साहित्य का मध्यकाल, उसको हमने 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल जो है वह है भक्तिकालीन युग, और उत्तर मध्यकाल वह है ऋतिकाल। तो भक्तिकाल के समय ही नाट्य परंपरा का प्रारंभ
मध्यकाल में हो गया था। तो मध्यकाल की जब हम बात करते हैं तो भक्ति आंदोलन और नाटकों पर प्रभाव उस समय कैसे पड़ा। मान लीजिए कि भक्ति काल जब चल रहा था तब मुस्लिम आक्रमण यहाँ पर बढ़ गए थे, तो आक्रमण के कारण समाज प्रभावित हो गया था। तो समाज के प्रभावित होने के कारण साहित्य भी प्रभावित होगा ही होगा। जिस प्रकार समाज प्रभावित हुआ है तो जो साहित्यकार है वो समाज का ही हिस्सा है, तो उसका साहित्य भी उससे प्रभावित होगा ही होगा। तो मुस्लिम आक्रांताओं के कारण नाटक विधा में भी प्रभाव आया और नाट्य विधा भी प्रभावित हुई। पहले के समय में नाटक जो लिखे जा रहे थे उससे कम लिखे गए, या कहे कि बहुत कम उसकी मात्रा हो गई थी। आगे बात करें तो विभिन्न भाषाओं के नाट्य रूप। अब जैसा हमने कहा कि मध्यकाल में ही अनेक भाषाएं उत्पन्न हुई थी, हमारे सामने आई थी। तो उसमें विविध भाषा में अलग अलग नाटक जो नाट्य रूप हमारे सामने आते हैं वह इस प्रकार है। जैसे गुजराती भाषा है तो उसमें नाट्य रूप है भवाई, बंगाली में जात्रा, तमिल में कोथू, हिंदी में लोक नाट्य जिसमें रामलीला, नौटंकी आदि आते हैं, और कन्नड़ में यक्षगान। अब प्रमुख भाषाएं और उनके नाटक की अगर हम बात करें तो तमिल में तेरुकुट्टू दक्षिण भारत की एक पारंपरिक लोक नाट्य शैली है जो तमिलनाडु में विशेष रूप से प्रचलित है। तेरुकुट्टू शब्द तमिल भाषा से लिया गया है, जिसमें तेरु का अर्थ है सड़क और कुट्टू का अर्थ है नाटक या प्रदर्शन। इसे आमतौर पर खुली जगहों पर जैसे गांव की सड़कों या मंदिरों के पास आयोजित किया जाता है। असमिया का नाट्य रूप है अंकिया नाट। अंकिया नाट असम की एक पारंपरिक लोक नाट्य शैली है जो भक्ति आंदोलन के दौरान विकसित हुई थी। यह नाट्य रूप असमिया संस्कृति में विशेष महत्व रखता है और इसे संत महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने प्रचलित किया था। अंकिया नाटक मुख्यतः धार्मिक और पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है, जिनमें भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे कृष्ण, राम आदि की कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। आगे है बंगाली नाटक। गिरीश चंद्र घोष बंगाली रंगमंच के जनक माने जाते हैं। रचना उनकी जो है गिरीश चंद्र घोष की रचनाएं हैं चैतन्य लीला, हरिश्चंद्र, दक्ष यज्ञ आदि। फिर राक्षस, यह रचना है माइकल मधुसूदन दत्त की। फिर रविंद्रनाथ टैगोर की नाटक डाकघर, राजा। और प्रमुख नाटककार की अगर हम बात करें तो बंगला भाषा के प्रमुख नाटककार है बादल सरकार और उत्पल दत्त। फिर आती है कन्नड़ नाटक। कन्नड़ रंगमंच की प्राचीन परंपरा यक्षगान रही है। आधुनिक कन्नड़ नाटक की शुरुआत केवी सुबन्ना से हुई थी। तुगलक गिरीश कर्नाड की एक नाट्य रचना है। हृदयवदन गिरीश कर्नाड लोक नाट्य परंपरा। ये सारी गिरीश कर्नाड जो है वह कन्नड़ नाटक के एक प्रमुख नाट्यकार माने जाते हैं। बायकाला, ताला, मदाके ये आदि नाट्य परंपरा वहाँ पर देखने को मिलती है। वह आदि नाट्य कृतियाँ कन्नड़ नाटक में देखने को मिलती हैं। अब आगे है उड़िया नाटक। ओडिशा की लोक रंगमंच परंपरा मुकुसी और धनु यात्रा। आधुनिक उड़िया नाटक की शुरुआत गोपाल चंद्र प्रहराज से हुई थी। उड़िया के प्रमुख नाटक है कनकलता, नाहकरत्न। लोक नाट्य शैलियां उसमें है दशावतार और भजन। आगे है गुजराती नाटक। गुजराती नाटक 19वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुआ। समाज सुधार, व्यंग्य पर आधारित प्रमुख रचना इनकी रही। प्रमुख नाटककार है दयाराम गिरधर, उमाशंकर जोशी। प्रमुख नाटक है सरकार तामस, मित्रे वेलार। आगे है मराठी नाटक। मराठी नाटक की शुरुआत भी 19वीं शताब्दी में हुई थी। दीनानाथ मंगेशकर, बाल गंधर्व जैसे प्रसिद्ध नाम इसमें देखने को मिलते हैं। प्रमुख नाटक है घासीराम कोतवाल, जिनके रचनाकार है विजय तेंदुलकर। दूसरा है सांता कोट चालू आहे, जिसके रचनाकार भी है विजय तेंदुलकर। वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर आधारित नाटक अधिक लिखे गए थे मराठी नाटक में। आधुनिक भारतीय नाटक की जब हम बात करते हैं तो औपनिवेशिक काल में नाटक का पुनर्जागरण हुआ। प्रमुख नाटककार रहे बांग्ला के जो थे रविंद्रनाथ टैगोर,
रुक्त करबी, हिंदी में जयशंकर प्रसाद जिनकी रचना थी स्कंदगुप्त, मराठी में विष्णु दास भावे जिनकी रचना है सीता स्वयंवर, और सामाजिक और राजनीतिक विषयों का समावेश भी इसमें होता है। विभिन्न भाषाओं के नाट्य की अगर रूप की अगर हम बात करें तो आगे हमने देखा था कि गुजराती में भवाई, बंगाली में जात्रा, तमिल में कोथू, हिंदी में लोकनाट्य जिसमें रामलीला या नौटंकी आदि आता है, और कन्नड़ में यक्षगान इसका समावेश होता है। भारतीय नाटक की विशेषताएं जो है तो विविधता में एकता। तो भारत में हम देखते हैं कि अनेक धर्म के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख आदि अलग अलग धर्म या संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो इसमें जो रचनाकार हैं, जो रचना लिखते हैं, उनकी रचनाओं में विविधता में एकता भी देखने को मिलती है। पारंपरिक और आधुनिक तत्वों का समावेश देखने को मिलता है। पारंपरिक यानी कि हमारी परंपराएं जो चली आ रही है, और आधुनिक, आज हम आधुनिक युग में हैं, तो नाटक जो है, नाट्य विधा जो है, वो अपनी पौराणिक पारंपरिक जो परंपराएं हैं उसका भी पालन करती हैं, और नया जो आ रहा है आधुनिक युग में जो विकास हुआ है, आधुनिक युग में जो नया विकास हुआ है उसको भी अपने नाटक में, अपने साहित्य में समाहित किया गया है। और जीवन के विभिन्न पहलुओं की अभिव्यक्ति, नाट्य विधा में हमारे जीवन के विविध जो पहलू है उसकी अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। नाटक में मनोवैज्ञानिक नाटक, बाल्य नाटक, स्त्री से संबंधित नाटक आदि अनेक विषय के नाटक लिखे जाते हैं। तो हमारे जीवन के विभिन्न जो पहलू है उसको उसमें समाहित किया जाता है। अब इस इकाई के सार रूप में अगर हम बात करें तो नाट्य परंपरा पर दृष्टिपात करते हुए यह स्पष्ट होता है कि हमारे यहाँ संस्कृत नाट्य परंपरा अति समृद्ध तो थी, किंतु साथ ही भारत के अन्य क्षेत्रों के नाट्य पर भी संस्कृत नाट्य परंपरा का व्यापक प्रभाव रहा। मुगल शासन के दरमियान यह परंपरा कुछ शिथिल हुई, किंतु अंग्रेजी शासन के दौरान नाटक एक नए रूप रंग में सामने आया। संस्कृत से होते हुए विभिन्न भारतीय भाषाओं पर अपनी छाप छोड़ते हुए नाट्य विधा आज अपनी उसी गरिमा के साथ विराजमान है जैसे वह पहले थी। अंतर केवल इतना है कि अब उसका रूप बदल गया है। तो इसी प्रकार इस इकाई का सार बिंदु हमने देखा। विद्यार्थी मित्रों, आगे हम मिलेंगे किसी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी।